राजली के इतिहास में पहली बार लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय खोला गया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर प्रमोद गौरी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने किया। तो इस बात की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और फिर बाकी और बातें भी जो यहाँ सुनने को मिली और ऐसे भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कुछ चीजें लाइब्रेरी के संदर्भ में। सबसे पहले तो ये बात है कि जब सावित्रीबाई फुले का समय था, उस समय को समझने की जरूरत है। आज जैसा समय नहीं है। कुछ बातें तो आज भी खड़ी हैं, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन वो समय तो खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही एक तरह से समस्याओं से भरा हुआ समय था। उनको इंसान का दर्जा नहीं था महिलाओं, और इंसान का दर्जा ना देने की जो बात है वो जोर जबरदस्ती से नहीं थी, बल्कि विचारों से थी। सोच इस प्रकार की तैयार की गई थी पूरे समाज के अंदर कि महिला एक दोयम दर्जे का प्राणी है। सब उसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी पड़ती है। बस सबके दिमागों के अंदर इस प्रकार की बात है। भाई ये जो एक तरह से लड़की निचले स्तर की है सही, उसकी जरूरत है। प्राकृतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो समाज का विकास नहीं होता, पुरुष और महिला के बगैर तो समाज आगे नहीं बढ़ता, ये सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद महिला का दर्जा निचला दर्जा माना गया, और ये निचला दर्जा जो है ये हजारों साल से स्थापित है। अपने देश की मैं बात बता रहा हूँ आपको, हजारों साल से निचला दर्जा महिलाओं को एक तरह से दे दिया गया, और इसके लिए सारे के सारे तमाम ग्रंथ जो है उन सारे ग्रंथों का सहारा लिया गया, और सभी तरह की शिक्षा, सारी तरह की शिक्षा इस बात को, इस विचार को स्वीकार करके चलती थी। तो 4000 साल से जो ताना बाना समाज के अंदर चला आ रहा था, उस ताने बाने को असल में उस ताने बाने के साथ छेड़छाड़ कर दी है सावित्रीबाई। ये समझने की बात, ये बात नहीं है कि सावित्रीबाई फुले ने 1848 के अंदर एक स्कूल खोल दिया। हम पढ़ते तो यही है किताबों के अंदर, और फिर 1849 तक आते आते 1.5 साल के अंदर 10 स्कूल और खोल दिए। ये तो सामान्य सी बातें हैं। लाइब्रेरी यहाँ खुल जाएगी, बेबलपुर के अंदर खुली हुई है, और गांवों के अंदर भी खुली हुई है। वो लाइब्रेरी करती क्या है, ये समझने की बात है। इसी तरह से सावित्रीबाई फुले का स्कूल खोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और बात, उस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन स्कूल खोलना भी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन दिनों के अंदर महिलाओं का घर से बाहर जाना मुश्किल था। महिला घर से बाहर नहीं जाती थी। खुद सावित्रीबाई फुले 9 साल की उम्र में शादी कर दी, और जिसके साथ उनका विवाह हुआ ज्योतिबा फुले, वो खुद 13 साल की है, यानी दोनों का ही बाल विवाह है। तो बाल विवाह तो एक सामान्य सी बात थी, भाई लड़की है, पराई घर की है, मतलब वो तो पैदा हुई है, कन्या का दान करो और अपना छुट्टी पाओ। तो ये बाल विवाह की प्रथा जो है ये सदियों से हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर चली आ रही थी। और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो लड़की या महिला यानी कि जो विधवा हो गई उसको भी सती बना दो, साथ ही चली जाए, वो भी अग्नि के अंदर, चिता के अंदर बैठ जाए, और उसको भी एक तरह से उसके साथ ही जो पति, उसका जीवन का अब यहाँ धरती के ऊपर इस संसार के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि उसका पति मर गया, और उसको काम क्या करना था, उसके जीवन के अंदर काम तो एक ही था, लक्ष्य एक था कि पति की सेवा करो, और पति चला गया। तो अब उससे क्या करना है, उसे तो उसके साथ ही जाना है, रवाना होना है।
सती प्रथा की बात, बाल विवाह की बात। अगर सती नहीं भी करते थे तो विधवा के तौर पे उसको जीवन जीना पड़ता था, और विधवा के तौर पे तो पशु बराबर जीवन था। दोयम दर्जे की तो बात क्या, आधा खाना, हर प्रकार से जो ससुराल है उसकी तमाम प्रकार की जरूरतें पूरी करना, और घर के चार दीवारी के अंदर रहना, केवल किसी के साथ बोल बतलावे नहीं करना। ये इस प्रकार का समाज अपने हजारों सालों से बना रखा था। अब सावित्रीबाई फुले जब स्कूल खोल रही है तो वो ज्योतिबा के साथ है, और उन दोनों की मिलकर सोच क्या है, दरअसल सोच उनकी, लड़ाई उनकी दो तरह की है। एक लड़ाई है महिला की आजादी के लिए, जिसको हम पढ़े लिखे की भाषा में पितृसत्ता के समाज से लड़ाई की बात भी कहती है। पितृसत्ता यानी पुरुष की, पिता की, बुजुर्ग की, बड़े की सत्ता है, वो उसके सामने परिवार का कोई भी व्यक्ति आंख नहीं उठाता। जो करेगा एक आदमी करेगा, बड़ा बुजुर्ग सियाना करेगा, और वो करने की बात तो एक अलग रह गई, लेकिन वो कुल मिला के दूसरों को अपनी बराबरी की जगह नहीं देता था। तो इसको हम पितृसत्ता का समाज बोलते हैं। और दूसरी तरफ एक बात और थी इसके अंदर, वो बात ये थी ब्राह्मणवादी समाज। ब्राह्मणवादी समाज के अंदर जात की ऊंच नीच है, जात का भेदभाव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत मजबूत है, उसकी जकड़न भी बड़ी भारी है। नीचे की जो जात है वो ऊपर की जात के बराबर की बात सोच भी नहीं सकता है किसी भी हालत में, उसको भी इसी तरह का जीवन जीना है। यानी समाज के अंदर कुछ लोग ऊंचे हैं, और ऊंचे होने का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा विद्वान है, या उनको बहुत ज्यादा सूझबूझ है, या बहुत ज्यादा अकल है, ऐसा नहीं है। या वो अच्छे कर्म करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बस वो एक विशेष जाति के अंदर पैदा हो, इसलिए ऊंचे हैं। और अगर वो लड़का है तो ऊंचा है, फिर किसी भी जाति का हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुरुष और ब्राह्मण, इन दोनों का समाज के ऊपर एक वर्चस्व है। बाकी का समाज घृणा समाज, नीचे का समाज, इनका श्रेष्ठता, इनकी श्रेष्ठता जो है वो समाज के अंदर स्थापित है। और इसको स्थापित करने के लिए हजारों सालों के अंदर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, और इसके लिए ईश्वर के नाम का हवाला लिया गया। अब ये जो आज मैं जिस प्रकार से ये बात बता रहा हूँ, ये यहाँ खड़े होके तो इतनी बात बोली गई है, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पीछे की चीजों को बांचना भी पड़ेगा। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो हैं वो पिछले हजारों साल के ग्रंथों को पढ़ते हैं, और वो पढ़ के महसूस करते हैं कि दरअसल ये पूरा का पूरा जीवन, पूरा समाज जो है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो ताना बाना जिस प्रकार से तैयार किया गया है, उसमें असल में ढोंग है, उसके अंदर झूठ शामिल है, भगा रखा है। और लोगों को भगाने के लिए क्या बताया? एक तो ये बात बताई कि भाई आप अगर हीणे हो, निचली जात में पैदा हुए हो, या स्त्री जन्म लिया है आपने, तो ये आपका पिछले जन्मों का के कर्मों का फल है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य ऐसा है, और अब आप पिछले जन्मों के कर्मों के फल को भुगत रहे हो, तो आराम से, सहज भाव से, सेवा भाव से अगर भुगत लोगे, श्रद्धा के साथ अगर भुगत लोगे, यानी गुलामी भी करो, श्रद्धा के साथ करो, तंग ना पाओ भाई। तंग पाने की बात नहीं है, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए थे और उसका फल ही तो भुगत रहे हो, ये आपकी खुद की करनी का फल है। तो आराम से भुगतो इसको। अगर आप उसको आराम से अपनी गुलामी का जीवन काटते हो, तो जाके कहीं ना कहीं छुटकारे की बात आएगी, तो आपको मुक्ति मिलेगी।
अब मुक्ति की बात कह दी और सारी उम्र जो है वो गुलामी करवाई। तो ये जो बात है, ये सावित्रीबाई, ज्योतिबा या उस समय के और बहुत सारे समाज सुधारक, उनको ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि भाई इसके अंदर छलावा है, इसके अंदर धोखा है, ठगी है किसी प्रकार का। तो उस ठगी को समझने के लिए उन्होंने चीजों को देखा, समझा, और उन्होंने ये तक भी कहा कि वेद के अंदर भी चीजें गलत गलत ये है। तो इस कारण से वो केवल मात्र स्कूल की अध्यापिका नहीं। हालांकि ये सही बात है कि सावित्रीबाई को प्रथम शिक्षिका माना जाता है, और वो है, ये सही बात है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि वो समाज के जो हालात हैं, उन हालातों को ठीक नहीं मानती है। और क्यों ठीक नहीं मानती है? क्योंकि उसके पास एक अलग सी नजर है जो हमारे पास नहीं होती, आम आदमी के पास नहीं। वो नजर क्या है भला? वो न्याय की नजर और मानवतावाद की नजर। और मानवतावाद की जो नजर है वो ये बताती है कि हर इंसान बराबर है, इंसान और इंसान के अंदर भेद नहीं है। हाँ, जो इस जन्म के अंदर जो काम करता है इंसान, उसके आधार पर भेद हो सकता है। कोई इंसान है वो जुआ खेलता है, दारू पीता है, मारपीट करता है, झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, वो मंदा वो हिना है वास्तव, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध है, कर्म से, यानी आज जो कर रहा है। और कोई इंसान है जो वो पढ़ाई लिखाई करता है, समाज की सोचता है, अच्छे काम करता है, दूसरों की भलाई करता है, झूठ नहीं बोलता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है, तो उसके लिए फिर जात की कोई बात नहीं, और महिला होना कोई बात नहीं। उसके लिए तो समाज के अंदर एक उच्च स्थान होना ही चाहिए। तो उच्च स्थान की प्राप्ति जो है वो मनुष्य अपनी मेहनत से और अपने विचारों से, अपने संस्कारों से करेगा, जाति से नहीं। ये एक पूरा का पूरा दर्शन है सर। ये छोटी बात नहीं है कि भाई तो स्कूल खोल दिए और लड़कियों को दाखिल करवा दिया और कुछ लड़कियों को आगे पढ़ा दिया। ये एक बात है, मैं कह रहा हूं, बड़ी बात है ये नहीं, लेकिन ये एक बात। इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि वो शिक्षा किस लिए थी? वो शिक्षा इंसान की, मानव की मुक्ति के लिए थी। समाज के अंदर जो गुलामी का विचार है, उस गुलामी के विचार को खत्म करने के लिए ये आधुनिक भारत की नींव रखने का काम है। और भारत कितना बड़ा है, इतने बड़े देश की, इतने बड़े समाज की जो स्थिति है, उस स्थिति को पूरी को पलटने का काम है। और ये पलटने का काम वहां से शुरू होता है। उससे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाने में लड़ाई की। उनकी अपनी भाभी सती हो रही थी, सती होता देखा उन्होंने, और उसके बाद वो संघर्ष के ऊपर उतर गए। इसी तरह से ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, केशव चंद्र है, बहुत इस प्रकार के समाज सुधारकों की 19वीं शताब्दी भरी पड़ी है समाज सुधार। और ये समाज सुधारक एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिश्ता रखते थे, एक दूसरे से सीखते थे। और इन्हें इस बात का एहसास था कि भारत का समाज, हिंदुस्तान का समाज जो है वो एक तरह से आम आदमी के, इंसान के रहने लायक, इसके अंदर अन्याय की व्यवस्था स्थापित की, गुलामी की व्यवस्था स्थापित की। तो ये सिलसिला 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के आखिर में चल पड़ा था। जो 19वीं शताब्दी का मतलब 100 साल है। ये 100 साल लगातार इस प्रकार का सिलसिला जो है वो चलता रहा। और फिर एकदम पूरा भारत जो है वो आजादी की लड़ाई में उतर गया। यानी एक तो हम समाज के अंदर जो गुलामी की बेड़ियां हैं उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक और आक्रमण आन पड़ा हमारे ऊपर, एक और विपत्ति आन पड़ी, वो अंग्रेजों का राज। तो दो विपत्तियों से उस समय 19वीं शताब्दी के अंदर ये सुधारक लड़ रहे। अंग्रेजों का राज भी तो गुलामी था,
वो तो बहुत ज्यादा शोषण करते थे। एक शोषण तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कर रही है और एक शोषण साम्राज्यवादी अंग्रेज कर रहा है। तो दो प्रकार के शोषण असल में इकट्ठे होते हैं। तो अगर दो ताकतें इकट्ठी होकर आम जनता का शोषण करेंगी तो वो तो बड़ा भयानक स्थिति पैदा होगी। तो उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो सुधार आंदोलनों से शुरू होती है और फिर आजादी के आंदोलन के अंदर बदल जाती है। यानी अगर कहने का मतलब ये है, अगर सावित्रीबाई और ज्योतिबा ना होते, उदाहरण दे रहा हूं, तो शायद भगत सिंह और सुभाष भी ना होते। ये इस तरह की जुड़ी हुई 19वीं शताब्दी का जो संघर्ष अपने समाज की बुराइयों से, कुरीतियों से लड़ने के लिए तैयार किया गया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ साम्राज्यवाद के साथ टक्कर लेने का संघर्ष बन गया। और उसी से अम्बेडकर पैदा हुआ। उसी से पैदा हुआ। अम्बेडकर ने अपने 3 टीचर बताए। आप सब जानते होंगे इस बात को, महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर और ज्योतिबा फुले। ये 3 गुरु या टीचर या मार्गदर्शक थे, ये अम्बेडकर स्वीकार करते हैं। और वो अम्बेडकर फिर इन सारी लड़ाइयों को समझता हुआ और पिछले 4000 साल की बातों को भी समझता हुआ पूरी गुलामी के ताने बाने को खत्म करने के लिए एक भारत का, आजाद भारत का संविधान पेश करता है। और वो संविधान कहता है कि हर व्यक्ति, इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, उसकी एक अलग प्रकार की पहचान मिलेगी। अभी तक हमारी पहचान क्या, जाति से थी, शूद्र है, वैश्य है, फला है, ये है, वो है। अभी भी माफ करना, मैं गांव के अंदर 1-2 जगह के ऊपर मुझे पूछना पड़ गया श्रद्धा का, इनका, तो वो जाति से ही बता रहे थे। मेरे से पूछ रहे थे, मैं जानता नहीं जाति को, मैं तो श्रद्धानंद को जानता हूँ भाई, इतने सालों से। मेरे लिए तो श्रद्धानंद एक बहुत सूझबूझ वाला युवा साथी है जो समाज के अंदर कुछ करना चाहता है, लेकिन गांव तो और ही कुछ कह रहा है। वो गलत नहीं बता रहा है, लेकिन वो पहचान जाति से दे रहा है असल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पहचान है, जात की, धर्म की, नात की, गोद की, महिला की, पुरुष की, संविधान ने इसको खत्म कर दिया। बाबा साहब ने इसको खत्म कर दिया। उन्होंने क्या पहचान दी? नागरिक। रिश्ता है नागरिक के साथ नागरिक, और नागरिक के साथ जब नागरिक की पहचान मिलती है तो पूरे देश के अंदर वो पहचान बराबर रख सकता है। तो ये जो बराबरी का जो संघर्ष है, ये 200 साल तक है हिंदुस्तान के अंदर, 200 साल। और तब जाके ये संविधान बना जो तमाम प्रकार की भेदभाव को खत्म करता है, सारे भेदभाव को खत्म करता है। और सूझबूझ इतनी ज्यादा इस संविधान के अंदर दिखाई देती है कि पूरी जो आगे की तस्वीर है उसको भी समझते हुए विशेष तौर पर प्रबंध किया संविधान के अंदर कि बराबरी कहने से नहीं आएगी, लिखने मात्र से नहीं आएगी, व्यवहार के अंदर बराबरी को लाने के तरीके अपनाए गए। इसीलिए जो दलित जातियां कही गई उनके लिए आरक्षण का प्रबंध किया गया। क्योंकि भाई हजारों साल से, सदियों से पीछे रह गए, तो कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी, ना तो पढ़ नहीं पाएंगे। कहने से बराबरी थोड़ा है, जो बहुत आगे पहले पहुंचे हुए उनकी बराबरी करेंगे कैसे? व्यवहार में, जीवन में कैसे करेंगे? तो जीवन में करने के लिए आरक्षण का प्रबंध किया गया। इसी तरह से देश के अंदर मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक को विशेष प्रकार की कुछ सुविधाएं उनको भी देनी पड़ी, क्योंकि बंटवारा हो गया देश का। बंटवारा होने के बाद 2 देश बन गए, तो अधिकांश मुस्लिम आबादी चली गई, लेकिन बहुत सारी रह भी गई। तो जो रह गए उनकी विशेष प्रकार की सुरक्षा की बात उनकी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो संविधान इस प्रकार का बना कि उसके अंदर पिछले हजारों साल का जो सामाजिक भेदभाव था वो सारा खत्म, और उस भेदभाव को खत्म करके आगे का रास्ता एक तरह से भारत के लिए तैयार किया गया। भाई अब भारत जो है वो एक अलग तरह से राह पकड़ेगा, अलग रास्ता पकड़ेगा। उसी समय जब संविधान बन रहा था, उसी समय कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये गलत हो गया, संविधान को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि भाई बाबा साहब ने मतलब फटाफट इसको लिख दिया, और ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है।
ऐसी ताकतें थी। और ये ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भी सामना करना पड़ा उन ताकतों का। वो ताकतें कौन सी, ये भी समझने की बात है, क्योंकि वो तो यही बात समझ रहे हैं। वो ताकतें ये हैं कि वो मानती हैं कि भाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था ठीक है, और ब्राह्मण जो है वो दरअसल ईश्वर का ही भेजा हुआ व्यक्ति है, ईश्वर का ही अवतार है। उसकी बुद्धिमत्ता को, उसकी श्रेष्ठता को किसी प्रकार की चुनौती देनी गलत बात है, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये व्यवस्था ठीक है जो हजारों सालों से चली आ रही है, इसको हिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी ताकतें मौजूद थी देश में उस समय में, और इस कारण से वो अम्बेडकर का विरोध कर, संविधान का विरोध कर, वो कह रही थी कि हमें तो मनुस्मृति वाला ही ताना बाना ठीक है। मनुस्मृति के अंदर यही बात कही गई कि महिला जो है, स्त्री जो है, वो दोयम दर्जे की है। उसका जो धर्म और उसका जो कर्म है वो केवल और केवल पति की सेवा करना है। वो पति फिर चाहे मतलब जो है ना, मतलब लुच्चा लफंगा भी हो, फिर भी उसकी सेवा ही करेगी। ये मनुस्मृति के अंदर साफ तौर पर कही गई। और इसी तरह से ब्राह्मण के बारे में कही गई कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है ही है, भले ही वो किसी प्रकार की व्यभिचार भी, एक प्रकार से दुराचरण भी करता थे समाज के अंदर, फिर भी वो श्रेष्ठ। तो यही व्यवस्था 1947 के अंदर भी स्वीकार करने वाली बहुत बड़ी ताकत भी मौजूद थी, और जो अंबेडकर का संविधान निर्माण के काम का विरोध करती थी। लेकिन संविधान निर्माण जो है उसने ही वास्तव में भारत के समाज की एक प्रकार की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। और ये बदलाव की जो शुरुआत है, इसकी जो बुनियाद है, इसका जो बीजारोपण है, वो सावित्रीबाई, ज्योतिबा, राम राय, इनके संघर्षों से शुरू हो गया था। तो ये भारत जो है, ये आधुनिक भारत, इस आधुनिक भारत के अंदर पिछले रस्मों रिवाज, रीति रिवाज नहीं चलते। और इसी कारण से आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले जो है वो केवल पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करती है, वो विधवा की पुनर्विवाह की बात भी करती है। और वो अपने घर में प्रसूति गृह भी चलाती है। जच्चा बच्चा के लिए महिलाओं को जो है वो सुविधा नहीं थी, और ऐसा भी समाज के अंदर इस प्रकार की भी व्यवस्था थी, मतलब स्थिति बन जाती थी कि विधवा भी कई बार जो है वो गर्भवती हो जाती थी, तो उसको भी संरक्षण देने की बात की, क्योंकि सबसे पहला दर्जा जो है, सबसे पहला जो महत्व है वो असल में इंसान का है। बाकी ताना बाना जो है, बाकी रीति रिवाज, बाकी रूढ़ियां जो है, उसकी छानबीन की जाए, भाई वो गड़बड़ है या ठीक है। तो ये जो छांटने का काम पूरा का पूरा, ये 200 साल चला है हमारे देश के अंदर। और उस छटाई के कारण से बुराई को अलग कर दिया और अच्छी चीज को ऊपर लेकर आए, और अच्छी चीज के अंदर न्याय और समानता का विचार सबसे अच्छा विचार। आज क्या हो रहा है ये समझने की बात है। जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे तो इतिहास क्या है? इतिहास तो हमारा केवल मात्र मार्गदर्शक है, और अगर हम उससे मार्गदर्शन हासिल करके आज के जीवन को नहीं संवारते, आज के हालात को अच्छा नहीं बनाते, तो फिर इतिहास की बात करना बेमानी है। कोई अपन पूजा पाठ थोड़ा ही करना है। सावित्रीबाई का भी उन्होंने कहा भी नहीं कि भाई मेरी पूजा करियो, मेरे लिए श्रद्धा रखना है, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसको समझो, और आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी उस संघर्षों को जारी रखें, क्योंकि संघर्ष बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है। तो आज के हालात में आप अगर देखेंगे तो मेरे से पहले जो ऋषि बात कर रहे थे, ये एक बात कही इन्होंने, इनका जो भी जवाब है, इनका विचार है इसको स्थापित करने में, मतलब लाइब्रेरी को, तो इन्होंने एक विचार ये भी पेश किया कि वे लड़कियां सेफ नहीं, सुरक्षित नहीं। ये बात इन्होंने महसूस करी है, और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए कोई भी सज्जन इस प्रकार की बात झुठला नहीं सकते कि भाई हमने लड़कियों को और महिलाओं को बिल्कुल 100% आजाद बना दिया। ऐसा नहीं है। मैं तो कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ 30 साल, कॉलेज के अंदर, और लड़कियों के कॉलेज मिल गया मेरे को पिछले 6-7 साल 8 साल। जब मेरी रिटायरमेंट थी उससे पहले लड़कियों का ही कॉलेज था।
मतलब 7,000 लड़कियां आती थी उसको, तो हम कोई 500-400 लड़कियों से बात कर ही लेते थे अपनी क्लास के साथ। कोई बहुत ही तरक्की पसंद माँ बाप है तो वो भेदभाव तो छोड़ देते हैं, लेकिन समाज तो नहीं छोड़ता, समाज की दावतों में भी मानते हैं। और इसी कारण से लड़की जब घर से चलती है और शाम को पढ़ाई लिखाई करके वापस नहीं आ जाती, तब तक माँ बाप को चिंता है, ना हो तो बता देना, तब तक माँ बाप को चिंता है भाई ठीक ठाक आ जाएगी, इतना आ जाएगी, लड़के की चिंता नहीं, आ जाएगा भाई रात को आ जाएगा। तो ये जो मामला है इसका मतलब ये है कि जो लड़ाई 200 साल पहले शुरू हुई थी आज भी खड़ी है, आज भी गांव के अंदर भ्रूण हत्या है, आज भी घरों के अंदर मारपीट ना हो तो बता देगा मेरे को। तलाक की बात कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और अब इन सारे हालातों से डरते हुए घरों के अंदर समाज के अंदर ये चर्चा चल पड़ी कि भाई जल्दी हो ब्याह, धीरे धीरे करके फिर वापस ब्याह की उम्र घटने लगी। डरा हुआ समाज। और माफ करना, मैं तो देखो यह बात कहूंगा जरूर, क्योंकि हम तो सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित हैं। कोई यूं मतलब नहीं कि भाई आप मतलब धोख मारने या बत्ती घुमाने, मतलब ये सारी बहनें घूंघट में बिठा रखी हैं, ये सारी बहनें घूंघट में बिठा रखी हैं। और घूंघट का मतलब असल में गुलामी है। आपके हो सकता ना जचती हो या बात, आपको तो ये लगता होगा भाई मान सम्मान का भाई एक प्रतीक है ये, भाई बड़े बडेरा का मान सम्मान तो रखना पड़ेगा, बात तो यह मेरे को पता है। लेकिन अगर इतिहास पढ़ो, समाज सुधारकों की बात करो तो बात यह जस्ती तो करे। ये 5 इंद्रियां होती हैं जिनके माध्यम से ज्ञान आता है, आप सब जानते हैं। 5 इंद्रियां में तो 4 चीजें हैं, कान नाक मुंह सारे बंद कर दिए, हाथ खुले छोड़ रखे हैं। हाथ को खुले छोड़ दिए भाई सेवा करवानी है, चूल्हा चौका रोटी मतलब सारा कुछ हाथ तो खुले छोड़ दिए, बाकी विचार कहाँ आएगा, दुनिया को देखेंगी कैसे, और मतलब आंख मिला के बात नहीं करेंगी तो अपनी इंसानियत को कैसे फील करेंगी। तो आज भी समाज कहाँ खड़े है। दिक्कत की बात यह है कि जो ब्राह्मणवाद से सावित्रीबाई ज्योतिबा और अनेक लोग लड़ रहे थे, हम उसी ब्राह्मणवाद का शिकार है, राजी हो रहे। जो ब्राह्मणवाद की पूरी संस्थाएं जिस प्रकार का खेल खेलती हैं उसे रच बस गई। तो कैसे हम संविधान की बात को या उनके कहे हुए या उनके आदर्शों को मतलब वास्तव में कैसे हम अपना रहे हैं। हम तो एक ऐसी जमीन के ऊपर खड़े कर दिए जो कमजोर है असल में, क्योंकि जाति अभी टूटी नहीं, स्त्री के साथ भेद अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। अगर आप कुल मिला के देखोगे तो कितना बुरा हाल है आज समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या कुछ घटित है। कठुआ का कांड देख लो आप, कुल मिला के इस प्रकार के कितनी ही घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। हाथरस का कांड देख लो, आरजीकर कलकत्ता का हॉस्पिटल का कांड देख लो। ये क्या बात है कि मतलब एक लड़की मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, कोई श्रेष्ठता में, बुद्धि में, योग्यता में, क्षमता में कमी तो नहीं, और किस बात की शिकार बना दी जाती है। कुछ तो बात है समझे, तो विचार नहीं हो रहा। फिर ज्यादा से ज्यादा कानून के मतलब सहारे ढूंढ लिए जाते हैं। कानून को बनाने वाले या न्याय को देने वाले कहां से आए, वो भी इसी समाज की पैदाइश है। जो समाज साथ साथ रहता है और जाति का भेद नहीं भूलता, समझ रहे ना विश्वास का, तो क्या उस समाज से पैदा हुआ आदमी कोर्ट में बैठ के न्याय की कुर्सी में बैठ के न्याय कर देगा? संस्कार तो वही है।
तो ये संस्कारों को बदलने की लड़ाई है असल जो उन्होंने छेड़ी थी। हम केवल मात्र एक दृष्टि के साथ राजनीति के बदल फेर की बात सोचते हैं और वो इसलिए कानूनी क्यों? क्योंकि संविधान तो वास्तव में जीवन के कानून और नियम बनाता है। अगर संविधान ने सब नागरिक बना दिए और बराबरी दे दी तो इसका मतलब समाज के अंदर बराबरी आएगी, तो बराबरी आएगी नहीं, नहीं आती। कानून के देने से नहीं आती। नागरिक की पहचान तो समाज देगा, समाज स्वीकार करेगा इसको, नहीं तो नागरिक की हैसियत या पुलिस के उत्पीड़न की हैसियत या बड़े मतलब जो खाते पीते समाज के चौधरी समुदाय है या हिस्से हैं, तबके हैं खाते पीते, उनके खिलाफ लड़ने से और केवल कोर्ट में जाने से ये व्यवस्था थोड़ा बदल गई। कोई चला जाएगा, बची रह जाएगी। तो व्यवस्था इस प्रकार की होने से असल में हो ये रहा है कुल मिला के ये उन्हीं ताकतों को पूरा का पूरा अवसर दे रखा है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि संसद के अंदर घृणा के साथ, नफरत के साथ ये कहा जाता है कि 100 बार तुम अम्बेडकर अम्बेडकर करो हो, भगवान का नाम ले लिया होता तो यो हालत नहीं। अरे भाई यार, इस देश के अंदर तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकर को ईश्वर मानते हैं, और क्यों नहीं मानेंगे बताइए, जिन्होंने वास्तव में उनके जीवन के परिवर्तन का रास्ता तैयार किया। लेकिन उस बात से उनके बढ़ाए हुए रास्ते से नफरत है। अब कुंभ का मेला लिया गया और जो है ना इसको एक प्रकार का मतलब समरसता की बात का, समरसता का उत्सव बता दिया। वही दलित समाज इस देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा दलित समाज है, उनमें से कुछ लाख लोग, कुछ हजार लोग उसमें डुबकी खा जाएंगे। तो उस डुबकी खाए थे जीवन तो कोई नहीं होता, रोजमर्रा की समस्या तो हल नहीं होती। जो गंगा के अंदर डुबकी मार गया इलाहाबाद में जाके, उसको गांव में आके ब्राह्मण जैसा व्यवहार कर दोगे, बना दोगे उसको? नहीं ना, वही का वही रहना है ना उसने। तो फिर समझने की बात यह है कि ये क्या है। इसी बात को ज्योतिबा और सावित्री, राम मोहन राय और तमाम लोग इसी बात को पाखंड कहते हैं, आडंबर कहते हैं। तो पाखंड और आडंबर जो है वो वास्तविक जीवन को नहीं बदलता, उसके अंदर न्याय नहीं देता। वास्तविक जीवन को तो अपना सोच और अपना विचार ही बदलता है, और वो काफी कष्टदायक होता है संघर्ष, जो संघर्ष उन्होंने किए। सावित्री बाई जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी, आसान थोड़ा ये बात है। कैसी जाती थी? कीचड़ में करते, गोबर फेंका करते, बेइज्जती करा करते। क्यों? क्योंकि भाई हतोत्साहित करना है, हतोत्साहित करना है। और इस प्रकार के कार्य को करने से उन्हें पता है इस बात का कि अगर निचले तबके पढ़ेंगे, शूद्र समाज पढ़ेगा, तो ये कल को आंख भी उठाएगा, कल को बराबरी की बात भी करेगा। ये पहले ही पता था। तो इसके लिए सावधानी बरतने के लिए जो पढ़ाने के लिए निकले उसी को दबाओ, उसकी भावना को, उसके उत्साह को, उसकी सोच को, उसके विचार को, उसके संघर्ष को खत्म करो। ये था। और ये बात कबीर पे भी गुजरी, और महात्मा बुद्ध पे भी गुजरी, और अम्बेडकर पे भी गुजरी। उनकी लिखी हुई चीजें पढ़ के देखो, खुद लिखा है उन्होंने अपनी विचारों से। गुलामगिरी लिखी ज्योतिबा फुले ने। उस गुलामगिरी के अंदर पूरे के पूरे ब्राह्मणवाद की पूरी चीजों को ढोंग बताने की कोशिश करी कि कैसे ढोंग है, सजा सजाया तैयार किया हुआ है, ताना बना बना।
और गुलामी का जीवन जीता है। तो मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि अगर उनको वास्तव में याद करना, अगर उनके नाम के ऊपर पुस्तकालय चलने, तो फिर बात है आज के हमारे जीवन के अंदर इंसान की बराबरी। और इंसान में जब बराबरी की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो ये समझना पड़ेगा कि भाई आज भी कमजोर कौन छोड़ रहा है। न्याय तो वही होता है, न्याय हमेशा कमजोर के पक्ष में, ताकतवर के पक्ष में, ठाडे के पक्ष में तो अन्याय होता है। कभी भी हमने तो देखा नहीं, मैं 60 साल का होता, पढ़ाई भी खूब कर ली, समाज में भी काम किया, हमने यूं देखा नहीं कि भाई ठाडा पिटा होता, नहीं देखा। ठाडा के साथ ही पाया मैं 73 में चले रहा था। ब्राह्मण जाति नहीं है, जाति तो दो है, नारी और यही तो बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जो ब्रह्म को पता है वो ब्राह्मण, यही कह रहे हैं। तो ये जो ईना है ना, ईने की तरक्की जो है ना, वही न्याय होता है। और इन्हें की तरक्की के लिए संघर्ष है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं, आज भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इस संघर्ष को, तो ये समाज नई करवट लेगा। तो अगर ये लाइब्रेरी है, हमारे चाहे हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का इसमें नाम हो, चाहे जनवादी लेखक संघ का नाम हो, और चाहे विकलांग अधिकार मंच का नाम हो, चाहे चौथा पांचवा कोई भी हो, चाहे गांव राजनी का नाम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर से विचार कैसा निकलेगा। फर्क इस बात से पड़ता है। आज बहुत सारे दानी भाइयों ने मतलब सहयोग भी किया, और ये तो जरूरी है, इनके इसके बगैर चलता नहीं, कोई भी ढांचा चलता नहीं, ये जरूरी है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा जरूरी है कि राजनी गांव के बहनों को, महिलाओं को, जो उनके ऊपर ब्राह्मणवादी सोच ने चीजें लाद रखी, मैं तो सीधी बात एक ही कर रहा हूँ, ब्राह्मणवादी सोच ने जो चीजें उनके ऊपर लाद दी, और आपा ने भी उसके पक्ष में खड़े होकर सारा लगा दिया ब्राह्मणवाद को। सोचा नहीं ना, बात ये है उसकी काट करना जो है ना, ये सावित्री बाई को सच्ची श्रद्धांजलि। और अगर हम उसकी काट करेंगे तो उसके अंदर ये घूंघट भी आएगा, महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा की बात भी आएगी, महिलाओं के साथ कभी भी उनको हीना मान के मंदा बोलना भी आएगा। बेटा बोलते हैं, इसमें कोई मतलब दोहराई की बात, वो भी इसके अंदर शामिल। न्याय की दृष्टि इस प्रकार की दृष्टि है, जैसा व्यवहार मैं अपने साथ करता हूँ वैसा व्यवहार दूसरे से, ये नहीं हो पाता। उस व्यवहार को करने से पहले ही मेरा दिमाग जो है वो इधर चला जाता है कि ये इसका समाज के अंदर क्या स्थान क्या है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, और इन बातों के आधार पर फिर हम दुबात उससे फिर समाज जो है वो ऐसी ताकतों के हाथ में चला जाता है जो ताकतें खुद भी दबा कर रखना चाहती हैं। तो ऐसी जगह बनाओ इस लाइब्रेरी को कि 2 साल बाद, 1 साल के बाद जब हम आए, जो ऋषि कह रहे थे कि भाई मेरे जीवन का परिवर्तन, खुद बता रहे थे, आज इन्होंने काम संघर्ष किया, काम किया, सोच विचार किया, तो इन्हें परिवर्तन भी नजर आने लग गया। ऐसा ही परिवर्तन पूरे गांव में दिखाई। और फिर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहे थे, विधवा के पुनर्विवाह की बात कर रहे थे, बाद में चलकर उन्होंने बाल विवाह को भी गलत माना, चाहे खुद भी भुगतभोगी हो गए थे, बाल विवाह के खिलाफ बात कर रहे थे, दलितों के अधिकारों की बात कर रहे थे,
तो ये जो बातें थी वो आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आसान है, वो पढ़ लिख के देख लेना। उनकी जो ये प्रेरणाएं हैं, ये प्रेरणाएं भारत के अंदर, देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है या सोच है, उसके खिलाफ जो दुनिया के अंदर, यूरोप के देशों के अंदर जो मानवतावाद चल रहा है, वहां से लेकर आते थे। कहने का मतलब ये है कि काम तो कर रहे थे वो अपने गांव में, पूना के आसपास उन्होंने स्कूल खोले थे, लेकिन सोच उनकी थी दुनिया की, वैश्विक सोच, वैश्विक। थॉमस पेन एक विद्वान हुए हैं, ज्योतिबा खुद लिखते हैं कि उनके विचारों का, जो उनका मानवतावाद है, समानता का विचार है, उससे प्रभाव लेता हूँ। इसी तरह से जॉन डुई एक प्रोफेसर थे जिनसे अम्बेडकर पढ़ते थे, तो उस विचार को अपनाने में यूँ नहीं देखा करते कि भाई अमेरिका का विचार है कि इंग्लैंड का विचार है, कहाँ का विचार है। विचार न्याय का, मूल बात ये है किसी भी देश का हो। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी को तो राजनीतियों में चलाओ, लेकिन सोच और विचार अपनी दुनिया भर के साथ जोड़ के रखो। और दुनिया भर के साथ, दुनिया भर के अंदर इस समय युद्ध भी हो रहे हैं, और गुलामी भी है, और लूट भी है साम्राज्यवाद की, और शोषण भी खूब है। उन सारी चीजों को देखो, तो न्याय की जो बात है वो अपने विचार में रखो और कार्य करो अपना स्थानीय। तो इसका प्रभाव जो है वो ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले के कामों की तरह से होगा, इसका प्रभाव नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि वो लोग मतलब विचार साथ साथ करते थे, लिखते साथ साथ थे। इसीलिए ज्योतिबा के बारे में जब बात करते हैं, सावित्री बाई के बारे में बात करते हैं, तो केवल ये नहीं कहते कि वो समाज सुधारक थे, ये नहीं कहते, वो साथ बताते हैं कि भाई वो कवित्री थी, और साथ बताते हैं कि वो दार्शनिक था, समाज सुधारक होने के साथ साथ विचारक था। ये साथ क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि दृष्टि और नजर और अपना विचार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो न्याय और अन्याय के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को समझकर स्थानीय स्तर के ऊपर काम करना होता है, और साथ के साथ लिखाई पढ़ाई लगातार करनी होती है ताकि उन विचारों को पैना करते रहे। तब ये संघर्ष ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं और उसकी फिर अपनी एक अहमियत बनती है, और इतिहास के अंदर वो दर्ज होता है, नहीं तो दर्ज नहीं होता। तो अगर इतिहास के अंदर इस प्रकार की चीजों को राजनीतियों ने दर्ज करवाना है, तो ये कार्यक्रम आपको आगे बढ़ाते हुए पूरे महिला उत्थान और दलित उत्थान की दिशा में मोड़ने पड़ेंगे। और ये होता नहीं, क्योंकि दलित जातियां भी केवल मात्र इकट्ठी हो जाती हैं अपनी जात के नाम की, लेकिन वो महिला उत्थान को छोड़ देती हैं। ये हमने देखा है खूब दलित आंदोलनों के अंदर भी हम जाते आते हैं, बात सुनते हैं, समझते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं जे मतलब अपनी लड़ाई अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो दूसरे को जो आपसे भी कमजोर रह गया उसको भी अगर आप न्याय की लड़ाई के अंदर अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेकर चलोगे, जैसे ज्योतिबा ने सावित्री बाई को साथ लिया, पढ़ाया, तैयार किया, शिक्षिका बनाया और साथ। तो महिलाओं की लड़ाई और दलितों की लड़ाई अलग नहीं है, ये एक लड़ाई है। और इससे भी आगे बढ़ के हर इंसान की लड़ाई जो न्याय के लिए लड़ रहा है, फिर वो किसान है, मजदूर है, जो भी है, हर व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़ रहा है, वो लड़ाई हमारी साझी लड़ाई है। और इसके लिए हम अगर काम करेंगे तो ये लाइब्रेरी निश्चित तौर पे ऐतिहासिक भूमिका अपनी अदा करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और